नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया बवाल, एक नया तूफान खड़ा हुआ है। अफवाह ये फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 30 ऐसे विधायक हैं जो वापस टीएमसी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं और उसके लिए काफी बवाल उठा पटक चल रहा है। खबर ये आई कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मुकुल रॉय से बातचीत की। कई सारी और भी कहानियां हैं। इसकी हकीकत क्या है वो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी घटना घटी है। वो घटना ये है कि अल्पान बंदोपाध्याय गिरफ्तारी के डर से पहली बार केंद्र सरकार के सवाल जवाब का उन्होंने एक रिटन जवाब दायर किया है। और रिटन जवाब में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैं तो चीफ सेक्रेटरी हूं, चीफ मिनिस्टर का मैं पालतू बन गया था, मैं चीफ मिनिस्टर का कठपुतली था। मेरा तो पूरी इच्छा थी मेरी कि मैं उस मीटिंग में जाऊं, अपना सारा काम करूं, लेकिन मुख्यमंत्री ही जब चली गई तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मतलब ये कि इतने साल भर, माने आप ये समझिए 30 साल की नौकरी में ये अल्पन बंदोपाध्याय को ये बात समझ में नहीं आई कि हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का संविधान और एक आईएएस अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। चीफ मिनिस्टर ने तो संविधान का तार तार कर दिया। ममता बनर्जी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ममता बनर्जी की राजनीति देश को बंटवारे की ओर ले जाने वाली राजनीति है, ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट को ये बात समझ में नहीं आ रही। ये अचंभा है। और ये सारी बातें जो हो रही है उसमें अब जो नया मसला जो सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार ने अब ये फैसला कर लिया है कि चूंकि इन्होंने न माफी मांगी है न गलती स्वीकार किया है तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा और 1 साल के लिए नेशनल डिजास्टर एक्ट के कानून के तहत इनको सजा दिलाई जाएगी। ये केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। चाहे अल्पन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के कितने भी करीबी हो, ममता बनर्जी ने उन्हें सलाहकार बना लिया हो, लेकिन ये जो कानून है उसके एप्लीकेशन में कोई बाधा फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने मूड बना लिया है कि ये वायरस इतना खतरनाक वायरस है कि अगर ये वायरस दूसरे ब्यूरोक्रेट के पास अगर लग जाए, उससे ग्रसित हो जाए, तो हिंदुस्तान के अंदर तो एनार्की छा जाएगी। कोई चीफ मिनिस्टर को नहीं मानेगा, कोई प्रधानमंत्री को नहीं मानेगा, कल कोई राष्ट्रपति को नहीं मानेगा, कोई गृह मंत्री को नहीं मानेगा। सारे लोग आज आईएएस कर रहे हैं, कल आईपीएस करेंगे, कल कस्टम डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी करेगा। तो ये सबक सिखाना अत्यंत ही जरूरी है। और अब जब ये तय हो चुका है, ममता बनर्जी या टीएमसी की तरफ से अल्पन बंदोपाध्याय के डिफेंस में 2 दिन से कोई बयान नहीं आया है। वो बयान इसलिए नहीं आया है कि उनको समझ में आ गया है कि अल्पान ये तो टंगने ही वाले हैं। इससे बेहतर है कि आप कोई दूसरी स्ट्रेटजी तैयार करें बीजेपी को ब्लैकमेल करने का। और ये जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ये संदेश देने का कि अगर आप हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, अगर हमारे खिलाफ जितने भी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वुमेन कमीशन है या सुप्रीम कोर्ट कोई काम एक्शन लेती है हमारे खिलाफ, तो हम पार्टी को तोड़ देंगे। कई सारे लोग कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों को तोड़ती है, बड़ा इमोरल एक्शन करती है, दूसरे पार्टियों को सरवाइव करने नहीं देती, कई सारे इल्जाम लगाते हैं। और वो सारे लोग अब इस बात के समर्थन में खड़े हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी टूटने वाली है? इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कैपिटल N कैपिटल O, नो। ये एक गिदड़ भभकी है, ये ब्लैकमेलिंग करने का एक टैक्टिक है। और इसलिए ये जो नई घटनाएं जो घट रही है, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अचानक से ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि मुकुल रॉय की पत्नी को कोरोना हो गया, वो हॉस्पिटल चली गई। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी तो मालूम चलता है कि ममता बनर्जी के भतीजे वो उनसे मिलने पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो मुकुल रॉय से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। मुकुल रॉय के बेटे से उनकी हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, वो उनकी पत्नी से मिले, हाल चाल जाना, एक कटसी करके वो वापस चले आए। अच्छी बात है, राजनीति में अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। खास करके बंगाल की राजनीति में अगर इस तरह से विपक्ष के लीडर के फैमिली के बारे में अगर आप इतनी ज़्यादा चिंतित, कंसर्न या पब्लिक पोस्टरिंग भी करते हैं
तो ये जनता में एक अच्छा संदेश जाता है। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों को जलाना, उनकी पत्नियों उनकी बेटियों के साथ बदसलूकी करना, उनको पूरे राज्य से बाहर भिजवा देना, डर और खौफ का माहौल तैयार कर देना और उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर के बातचीत करना, ये दोहरी राजनीति है। लेकिन ऐसी राजनीति करने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है कि अचानक से उसके बाद ये जो मीडिया जो आजकल योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीनने में लगा हुआ है, उस तरह की अफवाहें फैला रहा है कि भाई योगी जी की कुर्सी जाने वाली है, वहाँ कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, अगला चुनाव योगी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। यही अफवाह गैंग इसने ये अफवाह उड़ा दी कि कम से कम 30-35 एमएलए बीजेपी के ऐसे हैं जो वो जाएंगे, और ये इसका संकेत है कि जो मुकुल राय और अभिषेक बनर्जी के बीच में जो नज़दीकियां हो रही हैं वो उसका एक सबूत है। अब जो लोग राजनीति को कायदे से नहीं समझते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि मुकुल राय तो पहले टीएमसी में ही थे, और अभिषेक बनर्जी ने क्या बयान दिया, उसने बस इतना ही कहा कि मुकुल राय की पत्नी को वो माँ की तरह मानते हैं और अभी से नहीं कई सालों से उनसे हमारा रिश्ता रहा है, इसलिए हमने हाल चाल पूछने के लिए वो हॉस्पिटल आए। लेकिन खबर क्या फैल गई कि भाई इतने सारे लोग जा रहे हैं। अब ये संख्या 30 ही क्यों है? अब आप समझिए कि बंगाल में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जब ये घटनाएं होने लगी, किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रेशर बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन फोन किया किसे? मुकुल राय को, और पूछताछ की भाई क्या हालचाल है, क्या है, नहीं है। मैं आपको इसके अंदर की खबर बताता हूं। जब से ये बंगाल के अंदर में तूफान मचा हुआ है, जब से ये क्रूर शासन ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो कहर बन के बरपा है चुनाव के बाद, तब से भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी हों या अमित शाह हों, बीएल संतोष हों, इन सारे लोगों ने, जेपी नड्डा हों, वो जो तमाम लीडर्स हैं वहाँ के, उन सब से डायरेक्ट टच में हैं, बातचीत हो रही है। और बातचीत होने के बावजूद कोई आदमी कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बार बार इस बात को बीजेपी के केंद्रीय लीडरशिप तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि ममता बनर्जी ने तो ये ठान लिया है कि वो तमाम लोग जिनने जहां भी जिनके खिलाफ कोई केस है, कोई जांच पेंडिंग है या कुछ है, जिनका कोई बिजनेस है, उनको तबाह और बर्बाद करने की धमकियां उन्हें मिल रही है। उनको लग रहा है कि बंगाल के अंदर सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये कि आप विच हंटिंग करके लोगों के ऊपर आप दबाव बनाएं, दबाव इस बात के लिए बनाएं कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में रहोगे तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सारे चीज को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या, कब तक कोई इसे झेल सकता है, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं, आज एक और घटना मैं आपको बता दूं कि तमाम आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर और पोस्टिंग लगातार हो रही है। लगातार वो इसलिए हो रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, उसकी बिसात जो है तैयार की जा रही है। लेकिन ये तो ममता बनर्जी कर रही हैं। अब कोई भी पत्रकार हो या जो इस बात की खबर छाप रहा हो, उसके एडिटर हो, उनसे एक सवाल बहुत ही सिंपल सा करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी लीडर से बात कर लें, हाल चाल पूछ लें, दिल्ली में बुला करके उनसे बातचीत हो जाए, बैठक हो जाए, फोन पे सारी समस्याओं से वो अवगत हो जाए, उसके बाद कोई पार्टी छोड़ सकता है क्या? इसके बाद कोई पार्टी छोड़ सकता है क्या? कि आपने सबसे देश के प्रधानमंत्री के साथ जब अपने प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं और आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि इस ममता बनर्जी का इलाज होगा, तब क्या आप उस पार्टी को छोड़ने की पोजीशन में आप रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये सिंपल सा, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। तो यही वजह है कि जो जितने भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो कभी उनका ताल्लुकात टीएमसी के साथ होता था, वो लगातार
दिल्ली में अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, बीएल संतोष इनके संपर्क में बने हुए हैं। एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। साथ ही साथ जिन जिन कार्यकर्ताओं के घरों के अंदर बवाल मचा है, आगजनी हुई है और उनको कैसे कानूनी और तरह तरह के जो राहत पहुंचाने का जो काम हो रहा है, उसमें ये पार्टी जुटी हुई है, जुड़ी हुई है। इसलिए ये जो प्रपंच चल रहा है बंगाल के अंदर, ये ममता बनर्जी की ब्लैकमेलिंग राजनीति का वो हिस्सा है कि अगर हमारे खिलाफ आप कार्रवाई करोगे, अगर हमारे चहेते ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई करोगे, तो हम भी कई सारे लोगों के फाइल्स को खोल देंगे। लेकिन उससे क्या होगा, आगे क्या किस तरह की रणनीति बनेगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी, और सबसे बड़ी बात जिस पे सबकी निगाह लगी हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस, सारे जो अपील्स को एक जगह वो सुन रहे हैं, बंगाल के ऊपर उनका क्या निर्णय होता है उस पे सबकी निगाह बनी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि भाई बंगाल के अंदर कानून और संविधान का राज खत्म हो गया है, तब ममता बनर्जी क्या कर पाएंगी, कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से वो लड़ पाएंगी, ये देखना बाकी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दे कि बंगाल में वो सिचुएशन बन चुका है कि जिसमें आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है, तब ममता बनर्जी क्या करेंगी, ये देखना बाकी है। हमारी नज़र बंगाल की इस राजनीति के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।